नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे संसदीय समिति पढ़ा लिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे संसदीय प्रस्ताव। और संसदीय समिति और संसदीय प्रस्ताव दोनों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 18 में किया गया। अनुच्छेद 118 में संसदीय प्रस्ताव का उल्लेख किया गया और संसदीय प्रस्ताव को ही संसदीय कार्यवाही कहा जाता है, संसद की कार्यवाही कहा जाता है। और संसद की कार्यवाही सुबह में 11 बजे से शाम के 6 बजे तक चलती है। और संसद की कार्यवाही के प्रथम घंटा को, प्रथम आवर को प्रश्नकाल कहा जाता है। और प्रश्नकाल का समय सुबह में 11 से 12 बजे तक की होती है। और प्रश्नकाल में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इसकी सूचना 10 दिन पहले महासचिव को देना होता है। और प्रश्नकाल 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल 4 प्रकार के होते हैं। पहले का होते हैं तारांकित प्रश्न, जो यहाँ पे लिखा हुआ है तारांकित प्रश्न। और तारांकित प्रश्न को ओरल प्रश्न भी कहा जाता है, जैसे मौखिक क्वेश्चन भी कहा जाता है। और तारांकित प्रश्न में ही आते हैं पूरक प्रश्न, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो मौखिक इंटरव्यू लिए तो उसको तारांकित कहते हैं, और किसी भी व्यक्ति का डीपली इंटरव्यू लिए उसको पूरक प्रश्न कहा जाता है। सदन में तारांकित प्रश्नों की संख्या होती है अधिकतम 20। और तारांकित प्रश्न कोई एक सदस्य अधिकतम एक दिन में मात्र 5 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। और तारांकित प्रश्नों की सूचना ये मौखिक रूप से, ओरल रूप से महासचिव को देना होता है। और इसकी सूचना 10 दिन पहले महासचिव को दिया जाता है। तारांकित प्रश्न समझ गए आप। अब आइए अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न जो होता है वह ये अतारांकित प्रश्न, इसकी सूचना महासचिव को लिखित रूप से देना होता है। और महासचिव को अतारांकित प्रश्न की सूचना 10 दिन पहले दिया जाता है। और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 2 से 30 होती है। उसके बाद अगला आता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न में भी जैसे तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न की सूचना 10 दिन पहले दिया जाता था, तो अल्प सूचना प्रश्न में महासचिव को तो सूचना दिया जाता है, लेकिन 10 दिन से और पहले ही दिया जाता है। माने 3-4 दिन पहले दिए और उसका अध्यक्ष महोदय 3-4 दिन में उसका निदान भी कहते हैं। अल्प सूचना प्रश्न पे महोदय, अध्यक्ष महोदय जी 2 से 3 दिन में आपका निष्कर्ष दे देते हैं। और ये तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न जो होता है, ये टोटल सदन के सदस्य लोग, मंत्री लोग से पूछते हैं। हमारे क्षेत्र के जो भी मंत्री होते हैं, मंत्री लोग से सदस्य लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। लेकिन जो गैर सरकारी प्रश्न होते हैं, गैर सरकारी प्रश्न ये सरकारी मंत्री सदस्य लोग से पूछते हैं। उसी प्रश्न को कहा जाता है गैर सरकारी प्रश्न। और प्रश्नकाल के ठीक बाद हमारे सदन की कार्यवाही में दूसरा का आता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल। और शून्यकाल का टाइमिंग होता है 12 से 1। 12 बजे से 1 बजे संसद की कार्यवाही जो होती है उसको कहा जाता है शून्यकाल। और शून्यकाल का भी टाइमिंग 1 घंटे की होती है। और शून्यकाल में चाहे कोई भी सदस्य जितना चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है। और शून्यकाल के ठीक बाद आता है हमारे सदन में लंच होता है। संसद की कार्यवाही जो होती है शून्यकाल के बाद लंच होता है। और लंच में सारे सदस्य मंत्रीगण अपना भोजन करते हैं। और भोजन के बाद शुरू होता है 2 से 6 का सत्र। 2 बजे से 6 बजे का कार्यवाही शुरू होता है। और इस कार्यवाही में निम्नलिखित प्रस्ताव, निम्नलिखित प्रश्न रखे जाते हैं। जो पहला रखा जाता है प्रश्न विशेषाधिकार प्रस्ताव। पहला रखा जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। और विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष को किसी मतलब कि विधेयक के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर नहीं दे पाता है तो उस विधेयक पे चर्चा करने के लिए एक प्रकार का बैठक बुलाया जाता है। एक प्रकार का प्रस्ताव पर पारित किया जाता है। और उस प्रस्ताव पर, उस विधेयक से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वो प्रस्ताव पारित किया जाता है। और उसी को कहा जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। और विशेषाधिकार प्रस्ताव कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव के बाद आता है ध्यानकर्षण प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव के बाद आता है ध्यानकर्षण प्रस्ताव। यानी हमारे क्षेत्र के जो भी मंत्रीगण होते हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से छपरा जाना हो
कोपा से छपरा जाने के लिए रास्ते में बहुत जाम मिलता है और कोई मरीज जा रहा है, रास्ते एम्बुलेंस उसको ऑक्सीजन चलाया जा रहा है और जाम लगा हुआ, जब तक जाम नहीं खत्म होता है तब तक एम्बुलेंस का जो ऑक्सीजन होता है वो खत्म हो जाता है, हमारा मरीज क्या होता है, मर जाता है। तो इस प्रस्ताव को हमारे सदस्य रखते हैं मंत्री के प्रति कि आप एक अलग से रोड बनाइए ताकि मरीजों को कम से कम सुविधा मिले और जल्दी से वो छापरा पहुंच जाए, अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो ये होता है ध्यानकर्षण प्रस्ताव। ध्यानकर्षण प्रस्ताव में मंत्री लोग को मतलब कि कार्य के प्रति ध्यान आकर्षित करवाया जाता है, उनको कार्य दिखाया जाता है कि ये काम जरूरी है, इसको करवाइए। उसके बाद ध्यानकर्षण प्रस्ताव के बाद लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव, मतलब का पीछे से जो चर्चा चल रहा है उसको तुरंत बंद करके जो इमरजेंसी चर्चा है उसको करना संसद में किया जाता है, उसी को कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। पीछे की चर्चा को स्थगित करके नए चर्चा की शुरुआत करना, उसी को कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पर 2.5 घंटे की चर्चा होती है और स्थगन प्रस्ताव भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लाया जाता है और स्थगन प्रस्ताव के बाद पुनः लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव के बाद ठीक लाया जाता है अल्पकालीन प्रस्ताव और अल्पकालीन प्रस्ताव। ये भी सार्वजनिक हित से, सार्वजनिक के कार्य से संबंधित है। ये सार्वजनिक कार्य को मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है और ये अल्पकालीन जो चर्चा होती है सदन में, ये अल्पकालीन चर्चा भी 2 घंटे की होती है और अल्पकालीन चर्चा के लिए अध्यक्ष महोदय सप्ताह में 3 दिन का समय निकालते हैं। और अल्पकालीन चर्चा के बाद आता है आधे घंटे की चर्चा और आधे घंटे की चर्चा पे मात्र आधे घंटे ही चर्चा होती है और ये भी सार्वजनिक हित के बारे में चर्चा होती है और आधे घंटे की चर्चा के लिए अध्यक्ष महोदय सप्ताह में 3 दिन का समय निकालते हैं। उसके बाद आधे घंटे की चर्चा के बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं सदन में। राष्ट्रपति साल में 2 बार अभिभाषण देते हैं, एक बजट के बाद और एक नई लोकसभा के गठन के बाद। और राष्ट्रपति अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत देते हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वागत करने के लिए, उनके अभिभाषण को धन्यवाद देने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव पे 50% सदस्यों की सहमति जरूरी होता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो उस टाइम टोटल मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब मंत्री लोग को क्या पड़ता है, धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होने पर मंत्री लोग को त्यागपत्र देना पड़ता है और धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए 50% सदस्यों के सहमति जरूरी होता है। और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के ठीक बाद आता है निंदा प्रस्ताव। किसी भी मंत्री को 2 तरीके से हटाया जा सकता है सदन से। एक तो धन्यवाद प्रस्ताव असफल होने पर मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरी आता है निंदा प्रस्ताव। अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ वो सभी मंत्री लोग मतलब निंदा करने लगे तो एक प्रस्ताव पारित करके उनको निंदा प्रस्ताव द्वारा उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब अगर कोई भी मंत्री अपने क्षेत्र में कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उनके प्रति सदन में एक प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसको निंदा प्रस्ताव कहते हैं। और निंदा प्रस्ताव द्वारा मंत्री क्या करते हैं, अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। और निंदा प्रस्ताव के ठीक बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और अविश्वास पारित होने के लिए 50% सदस्यों को सहमति जरूरी होता है और 50 सांसदों की हस्ताक्षर जरूरी होता है। 50% सदस्यों को सहमति जरूरी होती है और 50 सांसद की सिग्नेचर, लिखित सिग्नेचर जरूरी होती है। अविश्वास प्रस्ताव अगर कहीं पारित नहीं हो पाया, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार या टोटल मंत्रिमंडल भंग हो जाती है। टोटल मंत्रिमंडल भंग हो जाती है और नई लोकसभा का चुनाव होता है और नई लोकसभा के चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की बात आई है तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले आया था कब, तो 1963 में जेपी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में लाया था कौन, जेपी कृपलानी।
और निम्नलिखित प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव साबित करने में असफल रह गए थे। जैसे चौधरी चरण सिंह थे, बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर सिंह थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये 4 प्रधानमंत्रियों ने अविश्वास प्रस्ताव साबित करने में असफल हो गए थे। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव अभी तक टोटल 27 बार लाया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव अभी तक 27 बार लाया जा चुका है। और सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव किसके काल में लाया गया था? तो इंदिरा गांधी के काल में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और ये अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? तो सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव हम लोग समझ लिए। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव में सरकार, विश्वास प्रस्ताव जो होता है ये पक्ष द्वारा लाया जाता है और इसमें अपना ये बहुमत साबित करना होता है। जैसे वर्तमान में लोकसभा में 545 सीट है, तो बीजेपी अपना बहुमत कितने सीटों से साबित करेगी? तो इसका 50% सीटों से, मतलब का 273 अगर सीट बीजेपी के पक्ष में होंगे तो ये अपना विश्वास बहुमत साबित कर देगा, विश्वास मत प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव जो होता है ये जो लंबे समय तक माने कोई भी बहस को रोक के मतदान कराने की प्रक्रिया को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले का होता है साधारण कटौती प्रस्ताव। पहले का क्या होता है? साधारण कटौती प्रस्ताव। साधारण कटौती प्रस्ताव कोई भी विधेयक लंबे समय से चर्चित है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो उस विधेयक को रोक के और उस पर मतदान, मतलब उस विधेयक पर बहस रोक के और उस विधेयक पर मतदान कराने की प्रक्रिया को साधारण कटौती प्रस्ताव कहते हैं। एक होता है घटकों में कटौती के प्रस्ताव। घटकों में कटौती प्रस्ताव, घटकों में कटौती प्रस्ताव ये होता है जैसे बहुत सारा विधेयक है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक को अलग निकाल कर और उसी पे सदन में चर्चा होगा, इसी को कहा जाता है घटकों में महत्वपूर्ण, घटकों के कटौती प्रस्ताव। मतलब महत्वपूर्ण सब विधेयक से मिलाकर टोटल विधेयक में से महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होगा, उसको कहते हैं घटकों में कटौती प्रस्ताव। एक होता है कंगारू कटौती प्रस्ताव। कंगारू देखते हैं आपको उछल फुछल के चलता है। मतलब कंगारू क्या हुआ कि कुछ विधेयक को छोड़ दिया गया और कुछ ही विधेयक को लिया गया। किसके लिए? चर्चा के लिए। ना कुछ ही विधेयक पर चर्चा हुआ, कुछ विधेयक छूट गया, तो कुछ विधेयक जो चर्चा हुआ उसी को कहा जाता है कंगारू कटौती प्रस्ताव। और जो विधेयक छूटे हुए हैं तो कोई सदस्य इस पे ऑब्जेक्शन लगा कि महोदय जी 12 नंबर विधेयक छूट गया है, इस पे भी चर्चा होना चाहिए, तो उस पे जो चर्चा होता है उसको कहा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। और हमको उम्मीद है कि आप सभी को ये मतलब कि आपको प्रस्ताव समझ में आया होगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।